हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्विज टेस्ट 5 के बारे में। इससे पहले हम 4 पार्टों में और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम पार्ट 5 आपके समक्ष लेके आए हैं, यानी क्विज टेस्ट 5, जिसमें हम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है, इसका ये पार्ट 5 है। यदि आपने शेष 4 पार्ट नहीं देखे तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। और साथ ही इससे पहले हमने लगभग 2000 एमसीक्यू सीरीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं अलग अलग पार्टों के माध्यम से। वो भी आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, अलग अलग पार्टों में बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहां आपको वो सभी वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको वो मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, बिना समय खराब किए। तो आज की क्विज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। यदि मित्रों आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाएं, पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके पास वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ये। लुशियन पाई ने किस देश की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक विकास के संकट की पहचान की? मित्रों, लुशियन पाई ने किस देश की राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास के संकट की पहचान की? इंग्लैंड की, अमेरिका की, रूस की, दक्षिणी अफ्रीका की? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आपके पास ओनली 30 सेकंड का टाइम है, आप ही अपने आंसर को गैस करिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन 1 राइट होगा। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के संकट की पहचान की है। मित्रों, ऑप्शन 1 राइट होगा। लुशियन पाई की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट 1969, पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट, ये इसकी पुस्तक है और ये कब प्रकाशित हुई? 1969 में मित्रों। और लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताइए। ये बहुत ही अच्छा सवाल यहां से बनता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई है। समानता, समता, यहां कैपेसिटी आएगी, और विभेदीकरण। जो ईसीडी का मॉडल इन्होंने दिया है, ईसीडी, समानता, समता और विभेदीकरण, ये 3 विशेषताएं बताइए। लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं का वर्णन किया है। समानता, समता और विभेदीकरण, यही इनका क्रम है। ईसीडी ये मॉडल है लुशियन पाई का विकास से संबंधित। आप इसे शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, ईसीडी, समानता, समता और विभेदीकरण। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। रूसो को प्रकृति का शिशु किसने कहा है? प्रोफेसर हन्नरसा, सीबी मैकफर्सन, मैक्सी सेबाइन। रूसो को प्रकृति का शिशु किसने कहा? क्या होगा 2 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप गैस करें। ऑप्शन 3 राइट होगा आपका, मैक्सी। मैक्सी ने कहा कि रूसो प्रकृति का शिशु है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से आपको वो सही सुमेलित का चयन करना है। कौन सा इनमें से सही सुमेलित है? नडार जाति संघ तमिलनाडु, रेड्डी जातीय समुदाय आंध्र प्रदेश, लिंगायत समुदाय कर्नाटक, उपयुक्त सभी। क्या होगा 3 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ये सभी सुमेलित है। नडार जाति संघ कहां कार्य करता है? तमिलनाडु स्टेट में करता है। रेड्डी जातीय समुदाय ये आंध्र प्रदेश में है। लिंगायत और लिंगा जाति समुदाय ये कर्नाटक राज्य में कार्य करता है या स्थित है।
ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। टीएस मार्शल की नागरिकता संबंधी धारणा मिलती जुलती है। टीएस मार्शल एक नागरिकता से संबंधित विद्वान है और इनकी जो नागरिकता संबंधी धारणा मिलती जुलती है राष्ट्रवाद से, आदर्शवाद से, मार्क्सवाद से, उदारवाद से। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, उदारवाद से मिलती जुलती है। यानी जो नागरिकता संबंधी जो धारणा है, इनकी नागरिकता संबंधी धारणा को विकासवादी धारणा भी कहा जाता है। नागरिकता का विकासवादी मॉडल यह भी टीएच मार्शल का है मित्रों, और यह धारणा उदारवादी मॉडल से मिलती जुलती है, उदारवाद से मिलती जुलती है, उदारवादी धारणा से मिलती जुलती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। होराइजन 2020 क्या है? होराइजन 2020 क्या है? ऑप्शन ए भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक समझौता, भारत और यूरोपीय संघ के बीच युद्ध अभ्यास, भारत और यूरोपीय संघ के बीच अनुसंधान कार्यक्रम, भारत द्वारा यूरोपीय संघ के देशों में कला प्रदर्शनी। होराइजन 2020 क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है ये। क्या होगा 5 नंबर सवाल का राइट आंसर? यदि फ्रेंड्स आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आपसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव हमारे लिए जरूर दीजिएगा साथियों। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका सी राइट होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच अनुसंधान कार्यक्रम है। भारत प्लस ईयू, यूरोपियन यूनियन के बीच क्या है? एक अनुसंधान कार्यक्रम है। यह किस पर अनुसंधान कार्यक्रम है मित्रों? तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने अनुसंधान कार्यक्रम होराइजन 2020 के तहत अगली पीढ़ी के टीके विकसित करने के लिए सहयोग सहमति प्रकट की है। यानी अगली पीढ़ी के टीके विकसित करने के लिए एक सहयोग पर सहमति प्रकट की है। इस अनुसंधान कार्यक्रम के तहत कम लागत पर, कम मूल्य पर इन्फ्लुएंजा के टीके विकसित किए जाएंगे। यानी इन्फ्लुएंजा के टीके विकसित किए जाएंगे। होराइजन 2020 प्रोग्राम के तहत, इस अनुसंधान परियोजना के तहत भारत और ईयू इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और इसके तहत कम लागत पर इन्फ्लुएंजा बीमारी के टीके क्या है? विकसित किए जाएंगे मित्रों। तो यह था होराइजन 2020। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये लोकपाल संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। लोकपाल संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष तक आयु तक, 7 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक लोकपाल संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। मित्रों, भारत के पहले लोकपाल कौन बने? भारत के पहले, काफी चर्चा के बाद भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल है, जो 2019 में उनकी नियुक्ति हुई है। काफी चर्चा में रहे थे ये लोकपाल संस्था, काफी चर्चा में रही है और आखिरकार 2019 में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। पीसी चंद्र घोष को, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने। यह भी फैक्ट आप नोट करिएगा। ऑप्शन सी राइट होगा, 5 वर्ष से या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट सवाल है, एक तरफ आपको संसदीय समिति दी गई और दूसरी तरफ उसके कार्य दिए गए और आपको इसको क्या करना है? सुमेलित करना है मित्रों। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या सुमेलित करना है? एक तरफ आपकी समितियां हैं और दूसरी तरफ क्या है? उनके कार्य है। अब परवर समिति क्या कार्य करती है, लोक लेखा समिति क्या कार्य करती है और प्राक्कलन समिति क्या कार्य करती है?
अब परवर समिति क्या कार्य करती है? परवर समिति है वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। ये आपका दो से सम्मिलित होगा, ये आपका दो से। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति सरकारी पैसे सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं इसकी परीक्षा करेगी। बी आपका 3 से और सी आपका 1 से सम्मिलित होगा। बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। प्राक्कलन समिति या आकलन समिति का क्या कार्य है कि बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। परवर समिति वित्त की समीक्षा करना था, परिवर्तन का सुझाव देना। और लोक लेखा समिति सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं हुआ इसकी परीक्षा करना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए 2 से, बी 3 से और सी आपका 1 से। मित्रों, लोक लेखा और प्राक्कलन समिति ये दोनों है जो एक प्रकार की वित्तीय समिति है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? मित्रों, भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय समितियां भी कार्य कर रही है। और संसदीय समितियां भारत में दो प्रकार की है, एक तो है स्थायी प्रकृति की और एक है तदर्थ प्रकृति की यानी अस्थायी। तदर्थ जिन्हें अस्थायी भी कहा जा सकता है, एडोक अस्थायी प्रकृति की है। स्थायी प्रकृति की जो समितियां हैं वो काफी समय से परंपरागत रूप से कार्य कर रही है। और जबकि अस्थायी समिति है, तदर्थ समिति है, जो किसी विशेष विषय पर समय समय यानी समय समय के आधार पर गठित की जाती है, विभिन्न समय पर गठित की जाती है किन्हीं कारणों से। और वो कारण, उस कारण का समाधान मिलने पर वह समिति क्या है, भंग हो जाती है, अस्थायी समिति। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति। सही कूट का चयन करें। पहली, दूसरी, दूसरी, तीसरी, 1 2 3, केवल 2। कौन सी स्थायी समिति है? तो 8 नंबर सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है आपका। तीनों ही क्या है? स्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये तीनों ही क्या है? स्थायी प्रकृति की समितियां हैं। डीडी मैकविन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में, स्वतंत्रता के पुण्य के रूप में, हितवक्ता के रूप में, आदर्श सरकार के रूप में। यानी मित्रों, डीडी मैकविन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है। क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। गुमनाम साम्राज्य के रूप में, स्वतंत्रता के पुण्य के रूप में, हितवक्ता के रूप में, आदर्श सरकार के रूप में। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। गुमनाम साम्राज्य के रूप में डीडी मैकविन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीस सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति मानी जाती है? मित्रों, प्राक्कलन समिति में कुल कितने मेंबर है? 30 सदस्य है। और यह समिति संसद के किस सदन की समिति मानी जाती है? लोकसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा एवं राज्यसभा की, किसी भी सदन की नहीं। क्या हुआ? 11 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। इस सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं और यह है 30। यानी मित्रों, प्राक्कलन समिति एक प्रकार की वित्तीय समिति है और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं, जिनकी संख्या 30 होती है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है, यानी दबाव समूह के अर्थ का बोध कराता है? ऑप्शन ए, दबाव समूह एक समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है। ऑप्शन बी, किसी राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत हासिल करने हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है। दबाव समूह के अर्थ क्या है? नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह और गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करने वाला समूह। दबाव समूह का अर्थ क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ऑप्शन सी राइट होगा। दबाव समूह का अर्थ है नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। नीति संबंधी निर्णयों को मनवाने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह क्या है? दबाव समूह है। एक समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है, बिल्कुल नहीं है दबाव समूह। किसी राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत हासिल करने हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है, ये बात भी दबाव समूह के बारे में सही नहीं है। और गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करने वाला समूह दबाव समूह नहीं होता। ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तेरह नंबर सवाल, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद या क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? यानी सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री। किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है सामान्यतः? ऑप्शन आपका सी राइट होगा। भारत का केंद्रीय गृह मंत्री है जो सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, सामान्यतः राज्यों के सीएम यानी मुख्यमंत्री होते हैं। सामान्यतः राज्यों के सीएम होते हैं विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। सामान्यतः राज्यों के सीएम होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री संसद के लोकसभा सदन में बहुमत दल का नेता होता है, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल में विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं सीएम। कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? यानी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में जो स्थानों के आवंटन की सूची है वो कौन सी अनुसूची में शामिल है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। तो इस सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा, चतुर्थ अनुसूची, जिसमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन की सूचियां हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत में कब हुई है? 2005, 2001, 2010, 2013। क्या होगा 16 नंबर सवाल का राइट आंसर? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है मित्रों? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो यह करता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत थ्योरी पर यह कार्य करता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी, शॉर्टकट में कहा जाता है एनजीटी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। सम संघवाद के रूप में जाना जाता है, यानी सिमेट्रिक संघवाद के रूप में किसे जाना जाता है मित्रों? ऑस्ट्रेलियाई संघवाद को, अमेरिकी संघवाद को, और भारतीय संघवाद को, और स्विट्जरलैंड संघवाद को। सम या सिमेट्रिक संघवाद के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ऑस्ट्रेलियाई संघवाद, अमेरिकी संघवाद, भारतीय संघवाद और स्विट्जरलैंड संघवाद। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका एक राइट होगा। ऑस्ट्रेलियाई संघवाद को सिमेट्रिक संघवाद के रूप में जाना जाता है या सम संघवाद के रूप में जाना जाता है। अब यह शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की संस्थाओं के लिए उपयोग किया जाता है मित्रों? सिमेट्रिक संघवाद, तो यह उनके लिए उपयोग किया जाता है जो धार्मिक और जातीय और भाषाई समानता है। यानी सिमेट्रिक संघवाद उन संस्थाओं के लिए उपयोग किया जाता है, उन कंट्री के लिए उपयोग किया जाता है जो धार्मिक, जातीय और भाषाई समानता के अंतर्गत आते हैं, धार्मिक, जातीय और भाषाई समानता रखते हैं। उन देशों के लिए सम संघवाद शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन भारत और अमेरिका में इस प्रकार का सिमेट्रिक संघवाद नहीं पाया जाता, क्योंकि भारत और अमेरिका में धार्मिक, जातीय और भाषाई आधार पर समानता नहीं है, जबकि यह क्या है? विविधता है। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है जहां धार्मिक, जातीय और भाषाई आधार पर समानता नहीं है। इसलिए यह भारत और अमेरिका के लिए यह शब्द उपयोग में नहीं किया जाता है, यह केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए उपयोग में किया जाता है। वहां पर धार्मिक, जातीय और भाषाई आधार पर क्या है? समानता पाई जाती है। यानी सिमेट्रिक संघवाद का उदाहरण माने तो ऑस्ट्रेलियाई संघवाद है। ऑप्शन एक आपका राइट आंसर होगा। पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, इस पुस्तक के लेखक कौन है? माओ जेडोंग, लेनिन, इनोवा रेंट, जेस मिल। माओ जेडोंग, लेनिन, इनोवा रेंट, जेस मिल। पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन एक राइट होगा, माओ जेडोंग इस पुस्तक के लेखक है। माओ जेडोंग, जिन्हें माओ तुसे तुंग भी कहा जाता है, चीनी विचारक है, चीनी नेता है माओ जेडोंग। नेक्स्ट सवाल, ज्ञान का अंत शक्ति है, यह बात किसने की है? ज्ञान का अंत शक्ति है, हॉब्स, लोक, रूसो, जेस मिल। ज्ञान का अंत शक्ति है, यह बात किसने की है? हॉब्स, लोक, रूसो, जेस मिल। इनमें से क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन एक राइट होगा आपका। हॉब्स कहता है कि ज्ञान का अंत क्या है? शक्ति है। हॉब्स ने यह बात स्पष्ट की है। ऑप्शन एक राइट होगा। आज की वीडियो सीरीज का हमारा अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, यह पुस्तक किसने लिखी है? एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंथोनी डाउन्स, केनेथ एरो, अमर्त्य सेन, अल्फ्रेड कोबेन। क्या होगा 20 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन आपका ए राइट होगा। एंथोनी डाउन्स इस पुस्तक के रचयिता है, एंथोनी डाउन्स ने लिखी है। तो मित्रों, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने चुनिंदा 20 सवालों के बारे में चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा? आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।